अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद फ़रहान आमिर और आज हम अपने कोर्स के नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं जिसमें हम पढ़ेंगे टेबल्स के बारे में कि टेबल्स होते क्या हैं और बूटस्ट्रैप में हम हमें टेबल्स के बारे में क्या प्रोवाइड किया गया है, टेबल्स हमें किस तरीके से हमारे लिए बूटस्ट्रैप आसानी प्रोवाइड करता है टेबल से रिलेटेड। तो टेबल से रिलेटेड जो भी कंटेंट है उस पे पहले आगे जाने से पहले पहले हम लास्ट लेक्चर की तरफ देखते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या किया था। लास्ट लेक्चर में हमने बूटस्ट्रैप की इंटीग्रेशन वगैरह के बारे में देखा था और साथ ग्रिड सिस्टम के देखा था कि ग्रिड सिस्टम होते हैं और फिर हमने जो थे मीडिया साइजेस देखे थे जो बूटस्ट्रैप प्रोवाइड करता है स्मॉल स्क्रीन के लिए, डिफरेंट स्क्रीन के लिए। जो बूटस्ट्रैप की अपनी मीडिया साइजेस है हमने उनके बारे में देखा था। तो आगे हम चलते हैं टेबल टैग के बारे में पढ़ते हैं। जिस तरह आप लोग कह रहे थे कि एचटीएमएल में कुछ टैग मिस थे, तो वो टैग मिस नहीं थे, वो हमने कुछ इस तरीके से किया था कि जब टेबल जिस तरह टेबल टैग एक उनमें से एक था और कुछ आगे टैग्स हैं जो आएंगे जिनको हम कवर करेंगे, तो वो उसको इसलिए हमने पॉज पे रखा हुआ था कि जब हम बूटस्ट्रैप का टॉपिक करेंगे टेबल में, तब हम डिटेल में उन टेबल्स के बारे में, टेबल टैग्स के बारे में भी पढ़ लेंगे कि वो क्या है। तो आज हम जो स्टार्ट करेंगे, पहले हम एचटीएमएल टैग टेबल के बारे में देखेंगे, टेबल टैग होता क्या है और टेबल टैग का पर्पस क्या है, टेबल टैग को किस तरीके से यूज किया जा सकता है। और एक दफा जब हम उसको टेबल टैग की अंडरस्टैंडिंग कर लेंगे, फिर हम उसको देखेंगे कि बूटस्ट्रैप हमें उसको उस टेबल टैग को किस तरीके से प्रोवाइड करता है, बूटस्ट्रैप में किस तरीके से फैसिलिटेट किया जाता है टेबल टैग को। तो इन सारी चीजों को आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो उसके लिए हम चलते हैं अपने टेबल टैग के बारे में। पहले मैं टेबल टैग का एक सिंपल सेंटेक्स लिख लूंगा, एक स्ट्रक्चर मैं बना लेता हूँ, कोड करते हैं अभी हम। तो उसको फिर हम डिस्कस करेंगे कि टेबल टैग में बेसिकली हो क्या रहा है, टेबल टैग के क्या जो टैग्स हैं, उसके जो चाइल्ड टैग्स हैं उनका क्या पर्पस है और वो किस लिए यूज होते हैं। फिर हम उसके बाद फर्दर ऑन उस पर बूटस्ट्रैप की इंटीग्रेशन जो कि बूटस्ट्रैप की इंप्लीमेंटेशन वो करेंगे। तो कोड की तरफ आते हैं, हम कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, तो हम यहाँ पे आते हैं, हम यहाँ से सिंपल सबसे पहले मैं एक रफली ना कोड कर लेता हूँ। एक दफा मैं कोड करके आपको उसकी आउटपुट दिखा देता हूँ, फिर हम उसको एक्सप्लेन करेंगे कि क्या टैग किस लिए यूज हो रहा है और उसका क्या पर्पस है, उसको पेरेंट टैग, चाइल्ड टैग, जो भी हम उसके बारे में देखेंगे। तो ये मैं टेबल लिख लेता हूँ एक, इसके अंदर दे देता हूँ tr। अच्छा, ये मैंने एक टेबल टैग यूज करते हुए एक टेबल क्रिएट किया है। अब मैं इसका आउटपुट देखते हैं कि आउटपुट हमारे पास क्या आती है। तो जब मैं रीलोड करूंगा, आप ये देख रहे हैं कि एक आ गया नेम, जेंडर, एज,
ईमेल और बाकी उसका अंदर से नेम आ गया। अभी अभी ये जो टेबल बना है हमारे पास, इस पे कोई स्टाइलिंग अप्लाई नहीं हुई, कोई बूटस्ट्रैप की क्लास नहीं है, कोई सीएसएस क्लास नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस एक सिंपल एचटीएमएल स्ट्रक्चर है जो अभी हमने डेवलप किया है। अब इस पे थोड़ी बहुत स्टाइलिंग या डेकोरेशन जो हम कहते हैं वो कर लेते हैं। कुछ ज़्यादा नहीं, सिंपल विड्थ वगैरह देंगे कि जिस तरह अभी देख रहे हैं कि साथ आपस में एक दूसरे के साथ वो बिल्कुल ही विदाउट स्पेस मार्जिन के है, तो हम वो थोड़ी सी स्पेसिंग और थोड़ी सी उसकी विड्थ वगैरह देते हैं ताकि ज़रा लुक एंड फील अच्छी आ जाए। फिर हम उसके बारे में और डिटेल में देखते हैं कि क्या चीज़ें हैं। उसके लिए सिंपल मैं यहाँ पे एक स्टाइल दे देता हूँ, विड्थ दे देता हूँ इसको 100% और देखते हैं क्या इस पे इफेक्ट आता है। अब देखा 100% विड्थ दिया तो वो मेरी स्क्रीन के अकॉर्डिंग 100% विड्थ हो गया और उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली डाटा जो है वो स्पेसिस में या मार्जिन पैडिंग जिस तरह भी आप कह रहे हैं उस फॉर्म में आ गया है। अब हम इस कोड के बारे में देखें, कोड है क्या चीज़, कोड के टैग्स क्या काम कर रहे हैं और किस लिए उनका पर्पस क्या है, वो उस चीज़ के बारे में देखते हैं। अच्छा, तो टेबल टैग के बारे में जो सबसे पहले है ये देखते हैं, अगर कोड में हम देखें तो सबसे पहले हमारा एक टैग शुरू होता है टेबल, जो कि HTML को बताता है कि ये जो टैग है ये क्या क्रिएट कर रहा है, टेबल टैग क्रिएट कर रहा है जिसके अंदर कुछ डाटा होगा, कुछ रोज होंगी, कुछ हेडिंग्स होंगी, सारा कुछ वो एक्सप्लेन किया जाता है उसमें। ये HTML को एक्सप्लेन कर रहा है ये टैग, खाली टेबल टैग, कि जो अब हमने डाटा बनाना है वो रो की फॉर्म में होगा। जिस तरह टेबल्स की फॉर्मेशन होती है, हमने वो टेबल की फॉर्मेशन देनी है और उसके अंदर हमने अपना डाटा जो भी इसके चाइल्ड टैग से रेलिवेंट है, जैसे टेबल हेड आ गया, टेबल रो आ गई, टेबल डाटा आ गया, उसको उसके अकॉर्डिंगली टेबल के अंदर मैनेज करना और उसकी कुछ स्पेसिफिक जो बाय डिफॉल्ट HTML की CS की जो स्टाइलिंग है, बाय डिफॉल्ट HTML ने जो स्टाइलिंग प्रोवाइड की होती है, जैसे हेडिंग को बोल्ड कर देना या फ़ॉन्ट साइज या कोई भी जो बाय डिफॉल्ट स्टाइलिंग होती है वो उस पर इंप्लीमेंट हो जाए। तो मैंने भी सिंपल यहाँ पे पहले क्या किया, एक टेबल टैग लिखा है कि एक टेबल का टैग दिया जिससे वो पता चल जाए कि टेबल बन रहा है। उसके बाद मैंने एक ये TR के टैग्स आपको नजर आ रहे होंगे, ये 3 TR के टैग्स हैं। TR का मतलब क्या, टेबल रो यानी हॉरिजॉन्टल फॉर्म में आएगा कि यहाँ पे एक रो क्रिएट करे, हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट करे जिसके अंदर कुछ ना कुछ डाटा होगा और कुछ ना कुछ डाटा जो भी है वो या तो हेडिंग हो सकती है, टेबल डाटा हो सकता है। तो पहला टेबल रो जो है, जो पहली रो है उसमें देखते हैं कि वो हमारा क्या चीज है, तो उसमें हमें नजर आएगा TH मीन टेबल हेडिंग, कि यहाँ पे जो डाटा लिखा जा रहा है ये एज अ हेडिंग रिप्रेजेंट किया जाएगा। किसकी हेडिंग रिप्रेजेंट किया जाएगा, टेबल की हेडिंग रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब ये जो टी आ रहा है ये तो बन गया रो। कॉलम का बेसिकली जो टेबल होता है वो क्या करते हैं, रो और कॉलम में काम करते हैं। एक रो आ रही है और उसके साथ कॉलम चलता जा रहा है, तो यही हमने इधर स्ट्रक्चर को देखेंगे कि टेबल रो हमने डिफाइन कर दिया कि ये मेरी टेबल रो है। यहाँ पे जितने भी अंदर डिफरेंट टैग्स आएंगे, जैसे टेबल है TH के टैग्स आ रहे हैं, एक इसमें हमारे पास टेबल हेड के टैग कितने हैं, 1 2 3 4 5, एक नेम का, एक जेंडर का, एक एज का और एक ईमेल का। तो ये एक रो बन गई जिसके अंदर हमारे 5 कॉलम है। एक फर्स्ट कॉलम कौन सा है, नेम का, सेकंड कॉलम है जेंडर का, थर्ड कॉलम एज का और फोर्थ कॉलम ईमेल का। सॉरी 4 कॉलम बनते हैं हमारे जिनको हमने यूज कर रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, सिंपल दोबारा से एक दफा कर लेते हैं कि हमने एक टेबल का टैग यूज किया और टेबल का टैग क्या करता है, आपके टेबल HTML को बताता है कि हमने एक टेबल क्रिएट करना है जिसके अंदर रोज होंगी और कुछ कॉलम्स होंगे। रोज और कॉलम को डिफाइन करने के लिए फिर नेक्स्ट स्टेप आता है। सबसे पहले हम लिखते हैं TR का टैग, जैसे कि ये TR का टैग लिखा हुआ है, तो इसका क्या मतलब है कि ये फर्स्ट रो क्रिएट हो रही है, जो यानी एक रो क्रिएट कर रहा है टेबल की, जिसके अंदर फिर चाइल्ड टैग आता है TH का। TH का मतलब है कि टेबल हेडिंग, यानी ये एक कॉलम क्रिएट कर रहा है। किस नाम से क्रिएट कर रहा है, नेम के नाम से। और दूसरा वो कह रहा है टेबल हेड बना दो जेंडर, यानी दूसरा कॉलम जनरेट कर दो, दूसरा कॉलम क्रिएट कर दो टेबल के अंदर जिसका नाम क्या होगा, कॉलम का जेंडर होगा। फिर एक कॉलम जनरेट कर दो एज के नाम से और एक कॉलम कर दो ईमेल के नाम से। जिस तरह ही फिर ये मैंने क्लोजिंग टैग लिया TR का यानी टेबल रो का, क्योंकि मेरी जो फर्स्ट रो है वो यहाँ पे क्लोज हो गया। अब इससे आगे जो भी डाटा आएगा वो टेबल रो के अंदर ही आएगा और वो मेरी सेकंड रो कंसीडर की जाएगी। अब जब ये दूसरी रो की तरफ आते हैं तो यहाँ पे देखिए टेबल रो सेकंड रो शुरू हो गई और उसके अंदर TD मैंने दिया यानी टेबल डाटा।
और टेबल डाटा में मैंने दे दिया अलाइस, तो ये ऑटोमेटिकली क्या मैप करेगा, जो पहला कॉलम है, पहले वाला जो टेबल डाटा है वो पहले कॉलम के साथ मैप हो जाएगा, दूसरा जो है वो दूसरे कॉलम के साथ, यानी रिस्पेक्टिवली जो जो सा नंबर आ रहे हैं, जो जो से उनकी फॉर्मेटिंग आ रही है या जो जो सा सीक्वेंस आ रहा है, उसके अकॉर्डिंगली जो टेबल टैग है वो खुद ब खुद HTML को बताएगा कि ये रो और कॉलम के अंदर डाटा को मैप कर दो। ये फिर जैसे ही हम टेबल रो का टैग यानी TR के टैग को क्लोज करेंगे, हमारी वहां पे जो रो होगी वो क्लोजिंग टैग को कंसीडर करते हुए रो कंप्लीट हो जाएगी। और फिर अगर हमने कोई और एक्स्ट्रा रो ऐड करनी है यानी न्यू एंट्री ऐड करनी है दूसरे वर्ड में, फिर हम टेबल R यानी TR लिखेंगे, टेबल रो, और उसके अंदर अपना जो स्पेसिफिक डाटा है वो रिप्रेजेंट करते जाएंगे। अब जरा आउटपुट की तरफ आते हैं। ये जिस तरह कोड भी पहले देख लेते हैं कि हम कोड के साथ चलते हैं। पहले हमारे पास था टेबल R जिसके अंदर TH थे, नेम, जेंडर, ईमेल, और जब हम इधर आते हैं ब्राउजर में तो टेबल R पहली, ये मेरी टेबल R रही जिसमें नेम, जेंडर, एज, ईमेल सारा कुछ आ रहा है। अब देखिए नेम, जेंडर, एज और ईमेल जो है जो दूसरी और तीसरी रो है उससे ऑटोमेटिकली आपको पता चल रहा होगा, फील अप हो रहा है कि उसका फॉन्ट साइज या उसका फॉन्ट वेट वगैरह दोनों से डिफरेंट है। सेकंड रो और थर्ड रो से फर्स्ट रो का टोटली डिफरेंट फॉन्ट साइज या फॉन्ट कह लेंगे फॉन्ट वेट डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि हमने उसको TH में डिफाइन किया, टेबल हेडिंग में डिफाइन किया है। तो टेबल हेडिंग का मकसद यही था कि वो उसको हेडिंग के तौर पे कंसीडर करे और उसके कुछ बोल्ड करके या उसका फॉन्ट वेट चेंज करके हमें रिप्रेजेंट कर दे कि टेबल हेडिंग है यानी ये मेरा कॉलम का नेम है। और उसके बाद मैंने पहली रो लिखी जिसमें मैंने नाम दे दिया था अलाइस मेल 20 एज और alais@gmail.com उसकी ईमेल। तो वो सेकंड रो आ गई मेरी जो कि टेबल डाटा की है जिसके अंदर हम डाटा एंट्री कर रहे हैं। उसने ऑटोमेटिकली पहले जो रो का डाटा था उसको पहले जो रो में जो पहला डाटा आ रहा था उसको पहले कॉलम के साथ मैप कर दिया, दूसरे को दूसरे के साथ, तीसरे को तीसरे के साथ और चौथे को चौथे के साथ। अब यही मैं करता हूँ, अगर मैं यहाँ से एज का जो डाटा है वो डिलीट कर देता हूँ तो क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली ईमेल को उठा के एज में फेंक देगा क्योंकि उसने रिस्पेक्टिवली जो सीक्वेंस मिल रहा है उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग उसने मैप करना है। इसको आके देखते हैं एक मिनट। जैसे कि ये टेबल डाटा में मेरा एज 20 थी, मैंने इसको खत्म कर दिया। अब जब मैं यहाँ पे आके रीलोड करूंगा आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो था 20 था वो कहाँ चला गया, खत्म हो गया क्योंकि मैंने कोड से वो डिलीट कर दिया था। और ईमेल की जगह यानी अब देखा जाए अगर तो फर्स्ट रो में मेरे पास टेबल डाटा कितने हैं, 1 2 और 3, यहाँ पे टेबल रो खत्म हो रही है, जबकि मेरे कॉलम्स कितने हैं 1 2 3 4। तो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली वो मैप कर देगा पहली 3 कॉलम्स के अंदर डाटा को, जो उसको डाटा नहीं मिलेगा वो एम्प्टी छोड़ देगा। जैसे कि यहाँ पे हुआ है कि उसने जैसी मैंने एज का सेंटर में से एज का जो डाटा था वो रिमूव कर दिया है, तो उसने क्या किया, जो उसके अगला उसको डाटा मिल रहा था उसने उसको लाके एज में फेंक दिया है और जो लास्ट कॉलम का डाटा था उसको एम्प्टी कर दिया है कि उसने कंसेक्टिवली जिस जिस सीक्वेंस से उसे डाटा मिल रहा था कॉलम के हिसाब से उसने उसके अकॉर्डिंग उसको मैप कर दिया है। इसको मैं रिवर्ट करता हूँ। अब ये देखिएगा प्रॉपर उस फॉर्म में आ गया मेरे पास डाटा। अब यही चीज अगर मैं कोई और रो ऐड करना चाहता हूँ या और डाटा एंट्री करना चाहता हूँ इसके अंदर टेबल के अंदर, तो सिंपल मैं क्या करूंगा, इसी तरीके से मैं लिखूंगा टेबल R यानी टेबल रो, TR लिखूंगा, ये स्टार्ट टैग और एंड टैग, और इसके अंदर जो कुछ मैंने डाटा देना होगा वो किसकी फॉर्म में लिखूंगा, TD की फॉर्म में, टेबल डाटा की फॉर्म में। अब मैं पहला डाटा लिख देता हूँ TD, मैं नेम लिख देता हूँ यहाँ पे जॉन। अब जब मैं इधर रीलोड करूंगा देख रहे हैं टेबल डाटा में नेम के अंदर फर्स्ट कॉलम में मेरे पास डाटा आ गया जॉन, जो कि मेरा कॉलम था नेम, और नेम के अंदर मैंने जो थर्ड रो क्रिएट की उसके अंदर सिर्फ एक डाटा ऐड किया जॉन के नाम से, तो उसने मुझे ऑटोमेटिकली फर्स्ट कॉलम में नेम जो था जॉन उसे मैप कर दिया। आगे मैं एक और डाटा ऐड कर देता हूँ TD मेल, जेंडर मैंने दे दिया उसको कि मेल है। अब जब मैं रिफ्रेश करूंगा ऑटोमेटिकली उसने दो उसके पास डाटा की TD के फील्ड्स आ रही थी, उसके अंदर टैग मिल रहे थे टेबल रो के अंदर, तो उसने पहले जो 2 टैग्स थे जो उसे मिले हैं उसने पहले 2 कॉलम के साथ ऑटोमेटिकली बाइंड कर दिया, उसके साथ उसने डाटा एंट्री कर दिया है। बाकी इसी तरीके से जिसमें मैं अगर
एम्प्टी करना चाहता हूँ, लेट्स सपोज मैं उसको कहता हूँ कि यार मैंने एज नहीं देनी, मैं और मगर वो एज वाला कॉलम एम्प्टी हो, नेक्स्ट कॉलम फिल हो, तो मैं क्या करूंगा, टेबल डाटा के अंदर कोई वैल्यू पास नहीं करूंगा, एज इट इज भेज दूंगा। और आगे मैं दे देता हूँ फिर ईमेल की john@gmail.com। और जब मैं इधर रीलोड करूंगा, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक एम्प्टी स्पेस आ गई, क्योंकि वो HTML में हमने टेबल डाटा तो ऐड कर दिया, मगर उसका डाटा कोई टेबल डाटा के एलिमेंट के अंदर या टेबल डाटा के टैग के अंदर हमने कोई डाटा ऐड नहीं किया, तो उसने उसको कंसीडर किया कि एम्प्टी स्पेसेस है, तो उसने एज के अंदर खाली एम्प्टी स्पेसेस दे दिए, और ईमेल की जो वैल्यू थी, जो ईमेल का डाटा था, वो ईमेल के कॉलम के अंदर ही एम्बेड किया है। ये बेसिकली था हमारा टेबल टैग, जो कि हम यूज करते हैं HTML के अंदर टेबल्स क्रिएट करने के लिए। अब इसको ही थोड़ा अगर आपने CSS इंप्लीमेंट करनी है, वो हम इंप्लीमेंट कर लेंगे CSS को डिफरेंट उसके स्टाइलिंग, स्पेस, मार्जिन वगैरह के साथ, मगर हम उसके अलावा बिल्ट इन CSS भी यूज कर सकते हैं, जो कि हमारी कहाँ से प्रोवाइड किए थे, बूटस्ट्रैप से। तो अभी हम दोनों चीजें देखते हैं। पहले हम अपनी कस्टम CSS बनाते हैं, जो हम डिजाइनिंग देना चाहते हैं उसको टेबल हेड के अंदर, टेबल डाटा के अंदर, जिस तरीके से भी है हम पहले उसके थ्रू करेंगे, और फिर हम फर्दर ऑन जो हमें बूटस्ट्रैप टेबल्स की क्लासेस प्रोवाइड करता है उसको देखेंगे कि क्या चीजें और किस तरीके से इंप्लीमेंट की जाती हैं। तो आए पहले हम कस्टम CSS की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे मैं सिंपल माय स्टाइल में जाता हूँ, और यहाँ पे मैं एक क्लास लिख देता हूँ, टेबल क्लास नहीं, बेसिकली ये एलिमेंट टैग आ गया, यानी टैग सिलेक्टर यूज कर रहे हैं, टेबल विड्थ 100%। ये जो हमने स्टाइलिंग इधर दी थी, इनलाइन स्टाइलिंग की थी, वो खत्म कर रहे हैं। अब लेट्स सपोज मैं यहाँ पे पहले ना टेबल का कोई क्लास डिफरेंट कर देता हूँ, ताकि मेरे पे भी जो टेबल पे है वो कोई क्लास इंप्लीमेंट ना हो। जब मैंने ये क्यों हुआ, देखिए जरा, HTML index.html में टेबल के अंदर जो विड्थ थी 100%, वो मैंने रिमूव कर दिया है। जब वो मैंने रिमूव किया तो वो अपनी दोबारा रिवर्ट कंडीशन में आ गया, विदाउट जीरो CSS कस्टम, विदाउट कस्टम जीरो स्टाइलिंग के। हमने उस पर कोई स्टाइलिंग नहीं लगी, जो बाय डिफॉल्ट ब्राउजर की तरफ से लगी CSS इंप्लीमेंट होती है, सिर्फ वही होगी, उसके अलावा कोई नहीं। अब हम यहाँ पे कर रहे हैं कस्टम CSS। मैंने यहाँ पे वही टेबल का टैग दिया और उसको दे दी विड्थ 100%। रिफ्रेश, सॉरी क्लास है ये, मैंने टेबल टैग दिया ना, टैग सिलेक्टर, ये देख रहे हैं उसने ऑटोमेटिकली उसके अकॉर्डिंग मैप कर लिया है। अब मैं इसमें टेबल हेड पे भी इंप्लीमेंट कर सकता हूँ कोई क्लास, टेबल डाटा पे भी कर सकता हूँ, टेबल आर पे भी कर सकता हूँ, यानी टेबल रो पे भी कर सकता हूँ। तो हम वही काम करते हैं, टेबल रो पे हम कोई क्लास दे देते हैं, या कह लें टेबल TD पे दे देते हैं, TD कलर रेड। जितना भी मेरा डाटा होगा वो किस फॉर्म में आ जाएगा, रेड फॉर्म में आ जाएगा। आप देख रहे हैं कि कॉलम जो नेम, जेंडर, एज है, इसका कलर चेंज हुआ, बाकी सारों का कलर चेंज हो गया। उसकी वजह क्या है, वो हमने किधर सिलेक्टर कौन सा लिया जिसमें कलर रेड दिया, वो TDN, और हमारे कोड में जो नेम वगैरह है वो किस में, TH में है। बाकी जितना भी डाटा है, जैसे अलाइस, मेल 20 और ये जो भी डाटा आ रहा है वो TD में है, तो जितना भी इफेक्ट पड़ेगा वो TD पे पड़ेगा, TH पे नहीं पड़ेगा। और TH पे अगर मैं करना चाहता हूँ तो मैं उसके लिए यूं कर दूंगा, TH कलर येलो कर देते हैं। आप देख रहे हैं वो कलर हो गया। और इसी तरीके से अगर मैं डार्क थीम में लेके जाना चाहता हूं, बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर दें, ये इस तरीके से हो गया। और थोड़ी स्टाइलिंग करना चाहते हैं, बॉर्डर दे देते हैं, हम बॉर्डर दे दिया 1px सॉलिड, और इसको आके रीलोड करें। अब कलर हमें देना पड़ेगा थोड़ा सा उसको, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ब्लैक लेता है, तो ब्लैक पहले बैकग्राउंड है तो उसे पता नहीं चलता, हम वाइट बैकग्राउंड, वाइट कलर दे देते हैं बॉर्डर का। अब ये देखिए बॉर्डर उसके साइडों पे थोड़ा सा वाइट सा शेड आ रहा है। अब मैं इसके साथ यही जो TR एक लेता हूँ और उस पर भी मैं यही बॉर्डर दे देता हूँ, ताकि हमारे लिए दूसरी चीजें भी ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हों कि बॉर्डर हमें पता चल रहा हो कि मिला है कि नहीं। और TR आ गया ना जी, TR आ गया, फिर TH पे भी लग जाती है, या हम सिंपल TH वगैरह पे लगाते हैं, TR पे नहीं लगाते।
वाइट कलर जा रहा है, इंस्पेक्ट करते हैं कि इस पे क्या मसला आ रहा है। बॉर्डर कलर है, ओके। बेसिकली क्या हो रहा है कि वो उसको जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू है वो उसे मिल रही है। हम इसके साइज थोड़ा सा बढ़ाते हैं। बॉर्डर कलर ये देखिए, हम इसका सिंपल हल ये है कि हम यहाँ पे ना साथ इसको लगा देते हैं इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट बेसिकली क्या करता है कि अगर आपकी कोई पहले से उसके CSS इंप्लीमेंट हुई या और आप कोई दूसरी CSS इंप्लीमेंट करना चाह रहे हो वो उसको इंप्लीमेंट नहीं करी, जैसे कि अभी हमने देखा था कि जैसे ये चीज़ है इंस्पेक्ट में जब हम गए तो हमें पता चला कि यहाँ पे कुछ पहले से ही CSS इस पे लगी हुई है जो ब्राउजर लेवल पे कह लें या उसको मिलती है अपने कह लेंगे ब्राउजर लेवल पे मिलती है या बाय डिफॉल्ट जो उसको कुछ स्टाइलिंग मिलती है वो पहले से लगी थी। इसमें बॉर्डर विड्थ 0 थी, बॉर्डर स्टाइल सॉलिड था और बॉर्डर कलर इनहेरिट था जिसकी वजह से उस पर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा था। तो जब मैं यहाँ पे उसको अब जब मैं CSS लगा रहा था अपनी तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा था, वो एज इट इज ही कर रही थी क्योंकि उसको दूसरी चीज़ें जो हाई प्रायोरिटी में थी वो उसे मिल रही थी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अगर हमने हाई प्रायोरिटी अगर हम चाह रहे हैं कि ये जो चीज़ है मेरी ये इंप्लीमेंट हो, हाई प्रायोरिटी वाली चीज़ इंप्लीमेंट ना हो, तो हम क्या करते हैं अपनी CSS जो हमने इंप्लीमेंट किया है उसके साथ एक्सक्लेमेशन मार्क या जिसे डेवलपमेंट लैंग्वेज में नोट कहा जाता है, नोट सिंबल कहा जाता है, उसके साथ हम इंपॉर्टेंट लिख देंगे कि ये जो CSS में लगा रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, इसको इंप्लीमेंट करना है, रेदर देन कि आपको जो बाय डिफॉल्ट या कोई और क्लास से या कोई और सिलेक्टर के थ्रू CSS मिल रहा है वो लग रही हो, वो नहीं लगानी, बल्कि ये वाली CSS की जो स्टाइलिंग है ये इंप्लीमेंट करनी है। तो वही मैंने किया, मैंने इंप्लीमेंट कर दिया इंपॉर्टेंट के साथ। और जब मैं रीलोड करूंगा अब आप देख रहे हैं ये जो टेबल हेडर था उसमें व्हाइट कलर का 1px के साथ बॉर्डर जनरेट हो गया। यही काम अब मैं TR में भी हमारा यही था कि TR में नहीं हो रहा था, हम TR में कर देते हैं। TR में करने का ये फायदा होगा कि हमारे हर एक रो जितनी भी ऐड होंगी उन सारी रोज में ऐड हो जाएगा। ये देखें प्रॉपर उसके साथ हो गया। और अब देख रहे होंगे कि एक चीज ये टेबल रो है, टेबल रो में मेरा क्या होता है, ये पूरी रो जिसमें नेम एज ईमेल आ रही है, इस वजह से इनके दरमियान में कोई भी बॉर्डर नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि इनके दरमियान में भी बॉर्डर आए तो हम सिंपल क्या करेंगे, यही चीज टेबल हेडर में भी दे देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा हमारे ये यहाँ पे लाइंस ये बॉर्डर जनरेट हो गया, प्रॉपर टेबल हेडर के बाउंड्री क्रिएट वॉल क्रिएट हो गया, कह ले बॉर्डर क्रिएट हो गया। और टेबल डाटा के लिए भी हमें करना हो तो हम सिंपल उसमें बॉर्डर कर देंगे। या सिंपल एक और चीज भी की जा सकती है कि हम सारों को इस तरीके से लिख लेते हैं, एक ही मल्टी सिलेक्टर जिसे हमने पढ़ा था, टेबल कोमा TR कोमा TH और कोमा TD, और एक ही CSS उठाएंगे इसमें रख देंगे, बाकी सारा से बॉर्डर स्टाइलिंग जो होगी हमारी खत्म हो गई। उसका फायदा हमें क्या होगा कि इन केस अगर मैं सेपरेट करता सारों में, टेबल हेड में जाके सेपरेट, टेबल रो में जाके सेपरेट बॉर्डर लगाता, टेबल पे सेपरेट बॉर्डर लगाता और टेबल डाटा में सेपरेट लगाता, अगर मुझे कहीं चेंज करना पड़ता मैं हर एक सिलेक्टर में जाता और उसके अकॉर्डिंग चेंजिंग करता। लेकिन जब मैंने यहाँ पे मल्टी सिलेक्टर बनाया है, मैं जब भी एक में चेंज करूंगा ऑटोमेटिकली जितने भी मेरे सिलेक्टर होंगे उन सारों में चेंज हो जाएगा। अब अगर मैं रीलोड करता हूँ तो देख रहे हैं कि मेरा प्रॉपर सेक्शंस बन के आ रहे हैं। ये सारी मुझे कस्टम CSS से करना पड़ा। अगर यही चीज मुझे बूटस्ट्रैप बनी बनाई क्लासेस जिस तरह बूटस्ट्रैप हमें प्रोवाइड करता है, लास्ट लेक्चर्स में भी हमने देखा, वो हमें प्रोवाइड करते तो हमारे लिए कितनी इजी हो जाता है ये डेवलपमेंट करना। अब हम उसी फेज में जाने लगेंगे जब हमें बूटस्ट्रैप की चीज़ों को यूज़ करना है, बूटस्ट्रैप की क्लासेस को देखेंगे कि बूटस्ट्रैप की क्लासेस है क्या और किस तरीके से यूज़ की जाती हैं। तो यहाँ तक अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग क्लियर अपना जो है क्यूरी जो भी होगी आप अपनी कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं, फिर हम उसके अकॉर्डिंग आपको गाइड करते रहेंगे। आगे फर्दर चलते हैं हम बूटस्ट्रैप के टेबल्स की तरफ के बूटस्ट्रैप के थ्रू हम इसे किस तरह इंप्लीमेंट करते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करने लगा, मैं सारी ये जो क्लासेस हैं इनको खत्म करने लगा। अच्छा, सबसे पहले क्लासेस खत्म करने से पहले हमने इसकी रिस्पॉन्सिवनेस देखनी है, क्योंकि हम क्यों कर रहे हैं रिस्पॉन्सिवनेस, हमारा मेन मोटिव है कि हम जो भी वेब पेज या वेबसाइट बनाए वो रिस्पॉन्सिव हो। रिस्पॉन्सिव किस लिहाज से हो कि हर
मीडिया साइज पे, हर स्क्रीन साइज पे वो उसी तरीके से शो होती हो जिस तरह के हम चाह रहे हैं, ना कि उसका डिजाइन ही चेंज हो जाए, उसका इंटरफेस ही बदल जाए और वो यूजर इंटरफेस जो है वो इतना गंदा हो जाए कि यूजर का दिल ही ना करे उस पे उसको यूज करने के लिए। तो सबसे पहले हम रिस्पॉन्सिवनेस चेक करते हैं। अब ये देखिए ऑलमोस्ट सही है, टेबल टैग है, क्योंकि टेबल टैग जो है वो क्या करता है ऑटोमेटिकली उसको इस तरीके से हैंडल करता है कि वो रिस्पॉन्सिव रहे उसकी चीजें में डाटा ने। अभी तो डाटा थोड़ा इस वजह से हमें इतना मसला नहीं आ रहा, लेकिन जब डाटा ज्यादा हो तब क्या करते हैं, तो उसके लिए भी हमें बूटस्ट्रैप बहुत सी चीजों में हेल्प आउट करता है रिस्पॉन्सिवनेस को अचीव करने के लिए। तो अभी हम उन तरफ उसकी तरफ चलते हैं और उन चीजों को देखेंगे क्या चीज किस तरीके से होता है। तो उसके लिए आ जाए कोड की तरफ ही। कोड में हम देखते हैं कि क्या चीजें और किस तरीके से चल रही है। अच्छा, तो मैं सबसे पहले यहाँ से जितनी भी क्लासेस आई ये सब कुछ खत्म करने लगा हूँ, और अगर मैं अब देखूंगा तो मेरे पास डाटा बिल्कुल फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा जिस तरह पहले था, विदाउट एनी स्टाइलिंग, विदाउट एनी डिजाइन, जो भी बाय डिफॉल्ट डाटा था वो चीज आ गया। अच्छा, तो अभी जो हमने यहाँ तक देखा कि किस तरीके से हम HTML के टैग को यूज करके टेबल क्रिएट करते हैं। हमने कुछ अपनी कस्टम स्टाइलिंग दी, टेबल हेडर को, टेबल रो को, टेबल डाटा को, सारों को, जिसमें बैकग्राउंड कलर को और कुछ बॉर्डर वगैरह थे, साथ का हमने जो कलर था उसका, टेबल हेडर का और टेबल डाटा का, वो चेंज किया। मगर यही चीज जब हम बूटस्ट्रैप में जाते हैं तो बूटस्ट्रैप क्या करता है, हमें बहुत सारी चीजों को ना कंबाइन करके दे देता है। बूटस्ट्रैप बहुत सारी चीजों को हमें पहले ही मिला के बनी बनाई पैकेज के तौर पे हमें दे देता है। जिस तरह हमने पहले भी देखा था पिछले कुछ कंपोनेंट्स लेक्चर्स में कि टेक्स्ट अलाइनमेंट की बहुत सारी क्लासेस थी जो हमें डिस्प्ले, जैसे डिस्प्ले 1 2 3 की कुछ क्लासेस थी जो हमें एज इट इज दे देता है कि हमें उनके लिए फिर प्रॉपर कस्टम CSS नहीं लिखनी पड़ती, वो उसके तौर पे ही हमारे टेक्स्ट अलाइनमेंट वगैरह सारा कुछ उसके अकॉर्डिंग ही हो जाता है उस क्लास के लिए। तो इसी तरीके से टेबल के लिए भी हमें बूटस्ट्रैप कुछ क्लासेस प्रोवाइड करता है। जो सबसे पहली क्लासेस है कि हम एक क्लास होती है उसकी टेबल, ये बेसिकली बेस क्लास है जिसकी बेस पे दूसरी क्लासेस इंप्लीमेंट होती हैं बूटस्ट्रैप की। जब टेबल क्लास लग जाती है तो जो बेसिक स्टाइलिंग होती है, जिस तरह अभी हमने देखा था कि कोड में अगर हम आते हैं तो जब मैंने सारी अपनी जो CSS वगैरह थी वो रिमूव कर दी तो मेरे पास क्या था, वो बिल्कुल इस तरीके से कोई स्पेस नहीं, बस एक दूसरे के साथ अटैच करके उन्होंने विदाउट एक्स्ट्रा स्पेस वगैरह, जितना डाटा उतने डाटा के अकॉर्डिंग जो स्पेस ले रहा है उसके साथ उसने मैप करके दे दिया। लेकिन जब हम कोई उस पर सेपरेट करना चाहते उसकी कोई फॉर्मेटिंग करना चाहते तो हमें क्या करना पड़ा, हमने उसकी कोई कस्टम स्टाइलिंग की। अब बूटस्ट्रैप क्या करता है, हमें बिल्ट इन क्लासेस देता है जिनको हम यूज करके वो कस्टम स्टाइलिंग से अपना टाइम बचा सकते हैं। तो उसकी जो सबसे बेस क्लास है वो कौन सी होती है, टेबल। और टेबल क्या काम करता है कि आपको जब वो क्लास टेबल दी जाती है बूटस्ट्रैप की तो वो आपको कुछ कस्टम जो स्टाइलिंग होती है उससे बचा के आपकी बाय डिफॉल्ट कुछ स्टाइलिंग होता है वो इंप्लीमेंट कर देता है। जैसे स्पेसेस होगी, जिस तरह आप भी देख रहे हैं कोई स्पेस नहीं है, वो थोड़ा स्पेस दे देगा, फिर उसकी जो है कुछ बॉर्डर थोड़ा सा जनरेट कर देगा। इस तरह की चीजों को वो ऑटोमेटिकली हैंडल करता है। तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं किस तरीके से है कि जब मैं इधर गया टेबल पे, सिर्फ मैंने वहां पे क्या लिखना है, क्लास, और कौन सी क्लास देना चाह रहा हूँ, बेस क्लास, जो कि मेरी है टेबल। तो मैंने टेबल लिख के एंटर किया और रिफ्रेश, आप देख रहे हैं उसने ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर दी स्पेस वगैरह, और उसके साथ ऊपर जो टॉप बॉटम उसने जो था बॉर्डर वो जनरेट कर दिया कि ये बाय डिफॉल्ट स्टाइलिंग है। और बाय डिफॉल्ट से आगे कुछ और स्टाइलिंग करना चाहते हैं तो आप उसके लिए कस्टम करेंगे। आप कुछ इस तरह की भी स्टाइलिंग है, जैसे कि मैंने पहले बताया स्ट्रिप्ड क्लासेस हैं जिनके स्ट्रिप्ड रो क्लासेस हैं, डार्क थीम है, प्राइमरी टेबल आ गया। इस तरह की डिफरेंट जो क्लासेस को यूज करते हुए हम कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम टेबल की तरफ ही चलते हैं, स्ट्रिप्ड क्लासेस के जो होता है उसको देख लेते हैं कि वो क्या चीज है। अब स्ट्रिप्ड क्लासेस क्या काम करती हैं कि आपकी जितनी भी रोज होती है ना, इवन ऑड के हिसाब से उनका कलर चेंज कर देती है। 2 कलर यूज करेगी, व्हाइट और ग्रे का जो बाय डिफॉल्ट है वो यूज करेगा, और उसको स्ट्रिप्स कर देगा। जिस तरह जेब्रा क्रॉसिंग होती है व्हाइट और ब्लैक से, इस तरह आपके टेबल में एक ग्रे सी रो आएगी, फिर व्हाइट, फिर ग्रे, फिर रो, यानी ऑड इवन के हिसाब से वो इसको डिवाइड कर देगा। तो उसी फॉर्म में जाके मैं उसके लिए क्या लिखता हूँ, टेबल डैश स्ट्रिप्ड, STRIP।
अब जब मैं सेव करता हूँ और यहाँ से रीलोड करूंगा तो देख रहे हैं कि फर्स्ट जो चीज है ये उसने क्या किया है, आपका वो जो हेडर था, इवन जो ओड नंबर थे उनको ग्रे कर दिया है, ओड रोज जो थी उनको ग्रे कर दिया और जो इवन थी उनको व्हाइट कर दिया है। ये बेसिकली पर्पस था स्ट्रिप्ड का। अब हमने स्ट्रिप्ड क्लास तो देख ली, अब इसी तरीके से हमें ना डिफरेंट थीम्स के बारे में बताया जाता है कि हम कोई डिफरेंट थीम यूज करना चाह रहे हो तो हम वो थीम यूज कर सकते हैं। थीम कौन कौन से हमें प्रोवाइड करता है बूटस्ट्रैप, जो बाय डिफॉल्ट है, एक प्राइमरी आ गया, सेकेंडरी आ गया, फिर दूसरा आ जाता है आपका लाइट थीम आ जाता है, डार्क थीम आ जाता है, सक्सेस थीम आ जाता है, इन्फो के हिसाब से आता है जो इन्फॉर्मेशन के लिए यूज किया जाता है, या डेंजर के लिए आ जाता है, वार्निंग के लिए, इन सारों के लिए आ जाता है। इसी तरीके से कुछ हमारी क्लासेस है कि अब जैसे इधर आप देख रहे हैं कि प्रॉपर बॉर्डर नहीं है, हम बॉर्डर देना चाह रहे हैं तो हम बॉर्डर क्लास भी यूज करते हैं। तो पहले हम बॉर्डर क्लास देखते हैं, फिर उसके हिसाब से देखेंगे कि बॉर्डर क्लास की दफा और बॉर्डर क्लास लग के या स्ट्रिप क्लास जो लगी है, जब थीम चेंज होता है तो उन पे क्या इफेक्ट आता है। तो सबसे पहले हम बॉर्डर क्लास पे चलते हैं। तो अब एक चीज आप नोट करिएगा यहाँ पे कि जितनी भी हमारी क्लासेस हैं उनको किस वो जो जैसे स्ट्रिप क्लास होगी या हमारी कोई थीम क्लास हो रही है या बॉर्डर क्लास है या होवर क्लास जो भी हम आगे यूज करेंगे, उनमें एक चीज है कि वो स्टार्ट कहां से होती है, अपनी बेस क्लास से। बेस क्लास कौन सी हमारी है, टेबल, टेबल डैश, ये बेसिकली क्लास है। और आगे उसके फीचर जो हम इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं, होवर का फीचर है या फिर हम उसमें कोई थीम का फीचर ऐड करना चाह रहे हैं या फिर उस पर बॉर्डर का फीचर ऐड करना चाह रहे हैं, वो चीजें आएंगी। अब जैसे कि अभी मैं बॉर्डर क्लास देना चाह रहा हूँ कि मैं चाह रहा हूँ मेरे टेबल में बॉर्डर हो, तो मैंने बेस क्लास लिखी टेबल डैश और बॉर्डर, ये मैंने क्लास ऐड कर दी। और अब जब मैं इसको रीलोड करूंगा अपने ब्राउजर पे तो मेरे पास वो क्लास की का इफेक्ट आ जाएगा। अब देख रहे हैं ये बॉर्डर क्रिएट हो गया, जो है मेरे हर एक टेबल हेडर पे, टेबल डाटा पे, यानी हर जगह पे मेरा एक बॉर्डर क्रिएट हो गया जो मुझे बता रहा है कि ये सेपरेट कॉलम वगैरह की सारी डिवीजन हो रही है। इसी तरीके से मैं आगे थीम वाली साइड पे जाता हूँ। मैं लिखता हूँ टेबल, बाय डिफॉल्ट जो होता है ना, वो जो अभी थीम चल रहा है वो डिफॉल्ट थीम है, उसके लिए क्लास लिखो या ना लिखो एक ही बात है। या लिखना चाहते हो तो टेबल डैश डिफॉल्ट आ जाता है कि डिफॉल्ट थीम लग जाए, इससे हमें कोई फर्क फील नहीं होगा क्योंकि ये पहले से इंप्लीमेंट था। इसी तरीके से अगर मैं चाहता हूं मैं कोई और क्लास लगाना चाह रहा हूं, मैं यहाँ पे दे देता हूँ टेबल प्राइमरी के नाम से, मैं देता हूं मेरा जो थीम हो वो प्राइमरी हो, टेबल प्राइमरी, रीलोड। अब देखें उसने प्राइमरी का जो बाय डिफॉल्ट कलर था, जो थीम उसने रखा हुआ था वो ब्लूइश सा था, उसने वो ब्लू कलर दे दिया। इससे आगे मैं जाता हूँ प्राइमरी के बाद मैं जाता हूँ टेबल सेकेंडरी पे कि मैं अपना थीम रखना चाह रहा हूँ सेकेंडरी, रीलोड, ये मेरा सेकेंडरी थीम आ गया। इसी तरीके से नेक्स्ट कौन सा आता है मेरे पास, सक्सेस का। सक्सेस का कलर किस तरह होगा, ग्रीनिश या ग्रीन ब्लू टाइप सा इस तरह का कलर होगा जो बूटस्ट्रैप ने बाय डिफॉल्ट रखा हुआ है। तो ये प्राइमरी और उस तरीके से बिल्कुल एक जैसे ही समझ लें के हैं। और अगर आप एक चीज देख रहे हो कि जैसे ही मैं थीम चेंज करता हूँ थीम के हिसाब से हल्का सा फर्क इनके शेड्स पे भी आता है कि कौन सा शेड किस हिसाब से, यानी स्ट्रिप्ड का या जो आपके बॉर्डर है उन पे भी कलर चेंज होता है, उसके थीम के अकॉर्डिंग वो चीजें चेंज होती हैं। नेक्स्ट मैं चलता हूँ सक्सेस के बाद वार्निंग पे, वार्निंग आ जाएगा ऑरेंज सा येलो सा। देखे अब जैसे ही ऑरेंज हुआ तो आपकी जो स्ट्रिप क्लास है जैसे ये, इसका भी हल्का सा ऑरेंज ग्रेइश टाइप कलर हो गया। फिर वार्निंग के बाद डेंजर क्लास आ जाती है, टेबल डेंजर, ये रेडिश सा कलर आ गया। इसके बाद जो दो मेन थीम और आते हैं हमारे, लाइट थीम आ जाता है जिसमें सारे लाइट कलर्स यूज किए जाते हैं। ये लाइट कलर्स, ये एक किस्म का समझ लो डिफॉल्ट कलर्स जो होते हैं वो यूज होते हैं। और दूसरा आ जाता है हमारा थीम कौन सा, डार्क थीम। डार्क थीम में क्या करते हैं, जिस तरह हमने कस्टम सीएसएस में जाके उसको ब्लैक बैकग्राउंड दिया था, हमें वहां पे ब्लैक बैकग्राउंड नहीं देना पड़ा, बस यहाँ पे टेबल डार्क की क्लास ऐड करनी पड़ी है जो कि उसके अकॉर्डिंग उसने टेबल डार्क दे दिया और उसका कलर भी थोड़ा सा लाइट हो गया। जो जैसे टेक्स्ट था अंदर का पहले ब्लैक था वो व्हाइट हो गया, और जो स्ट्रिप क्लास थी वो जो है ग्रेश ब्लैक हो गई, और जो बॉर्डर थे वो व्हाइट हो गए जो पहले ग्रेश से थे। तो ये सारा इफेक्ट आता है उसके जो है टेम्पलेट के थीम्स की क्लासेस का। अब एक चीज आप इधर देखिए कि जब भी मैं किसी रो पे आता हूं तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं आता,
कि ये इस पे कोई इफेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं किसी रो के ऊपर आऊँ तो उस पे इफेक्ट आए, कि होवर का इफेक्ट आ जाए, या कोई पता चले कि मैं किसी रो को एक्टिव हो गया, इस रो पे मेरा फोकस है कर्सर जब भी आए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे कोई ना कोई इसके लिए कोई CSS लिखनी पड़ेगी। जिस तरह हमने CSS के मॉड्यूल में पढ़ा था, हम कुछ सूडो क्लासेस यूज करते थे, होवर की, फिर एक्टिव की, विजिटेड की, ये सारी होती थी ना। तो अब बजाय इसके कि मैं लिखूं TR होवर, उसको वो कलर दूं, मैं एक इसकी बिल्ट इन जो मुझे बूटस्ट्रैप की तरफ से क्लास मिलती है, मैं वो इंप्लीमेंट कर देता हूं, जिससे मेरा क्या होगा, कोड जो मैंने एक्स्ट्रा लिखना है वो बचेगा। तो उसकी तरफ आते हैं। मैं सिंपल उसी तरीके से बेस क्लास टेबल डैश और आगे होवर, रीलोड, ठीक रहे हैं? जैसे जैसे जिस पे आता जा रहा है होवर, उस पे इफेक्ट आता जा रहा है, थोड़ा सा उसका कलर चेंज हो रहा है, जिस तरह भी पता चल रहा है कि ये होवर क्लास है। तो ये सारा जो आज का मॉड्यूल था, जिसमें हमने सारा कुछ कवर किया कि हम टेबल क्या होते हैं, जिसमें दो चीजें बेसिकली हमने कवर की हैं। हमने पहले देखा है टेबल होते क्या है HTML के अंदर, और उस पर कस्टम CSS किस तरह लगाई जा सकती है, सारा कुछ हमने उसके बारे में देखा। फिर हमने उसके बाद फर्दर देखा कि बूटस्ट्रैप हमें क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है रिगार्डिंग टेबल के। अब इसी तरीके से फिर हमने इसको रिस्पॉन्सिवनेस के बारे में भी देखा कि बूटस्ट्रैप को मेन हमारा अडॉप्ट करने का मकसद क्या था। एक तो हमारी रिस्पॉन्सिवनेस रहे, और दूसरा ये कि हमारा जो डाटा है या जो हमारा टेबल है उसकी CSS पे हमें इतना काम ना करना पड़े, या इस पे हमें इतना ज्यादा एफर्ट ना देनी पड़े, बिल्ट इन क्लासेस को यूज करके हम कर लें, और दूसरी चीजों पे ज्यादा फोकस करते हैं, अपनी जो डेवलपमेंट स्किल्स है उनको बेहतर करते हुए स्पीड अप काम कर लें। तो अब रिस्पॉन्सिवनेस हमने देखा था जब हम टेबल यूज कर रहे थे, तो सिंपल टेबल बूटस्ट्रैप के बगैर तो बिल्कुल था कि एक्यूरेट चल रहा था, डाटा हमारे पास कम था। अब मैं यहाँ पे कुछ डाटा एक्स्ट्रा ऐड करता हूँ, कॉलम्स ऐड करता हूँ, उनका डाटा ऐड करता हूँ, तो फिर देखते हैं क्या होगा। इसी तरीके से मैं ईमेल है, यहाँ पे मैं कुछ दे देता हूँ, फोन नंबर दे देता हूँ, कॉन्टेक्ट नंबर, फिर एक एड्रेस का हेडर दे देते हैं, एड्रेस, और को क्या फील्ड ऐड की जा सकती है, फैमिली नेम दे देते हैं। आई थिंक इनफ है इतना, इसको अब चेक करते हैं। अब ये देख रहे हैं वो जो डाटा नहीं है उसमें जाहिर सी बात हमने डाटा ऐड नहीं किया, जिसकी वजह से ये इस तरीके से आ रहा है। अब मैं अगर यहाँ पे कोई डाटा, मैं डमी डाटा ही ऐड करने लगा हूँ, यही, या कॉन्टैक्ट नंबर दे देते हैं, या डमी की बजाय कॉन्टैक्ट नंबर एक पूरा दे देते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है एड्रेस, सम एड्रेस, फैमिली नेम दे देते हैं, सम नेम, सम करके कुछ। अब इसी को मैं कॉपी पेस्ट करके सारा अपना डाटा एंट्री कर लेता हूँ, ताकि हम जो चीज देखना चाह रहे हैं हम उसकी तरफ आए पहले। अब देख रहे हैं जिस तरह कि उसने वो सारा डाटा उसके अकॉर्डिंग मैप कर दिया, अपनी फील्ड पूरी भर दी है। अब जरा इसको रिस्पॉन्सिव साइड पे लेके चलते हैं। ये देख रहे हैं कि आपका डाटा ये मर्ज होने लगा हुआ है, एक किस्म का रिस्पॉन्सिव है। अच्छा, तो यहाँ पे हमने इन चीजों के बारे में देखा। इसी तरीके से अगर हम कोई रिस्पॉन्सिव करना चाहते हैं तो हम क्या सिंपल करेंगे, अपनी क्लास, अभी तो फिलहाल रिस्पॉन्सिव है हमारी स्क्रीन, हमें उसके लिए इतनी जरूरत नहीं है। अगर हमारा कॉलम ज्यादा हो जाता है कि स्क्रीन पर एडजस्ट नहीं होते, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिव टेबल, बेस क्लास टेबल डैश रिस्पॉन्सिव का कीवर्ड जो फीचर इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं वो लिखेंगे, तो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली उसके हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार ऐड कर देगा जहां उसको जरूरत होगी। और यही काम हम इस तरीके से भी कर सकता है कि अगर मैं चाह रहा हूं कि यार मीडियम स्क्रीन तक मेरी स्क्रीन इसी तरह रहेगी, मीडियम के बाद इस पे होवर लग जाए, तो हम क्या करेंगे, टेबल
डैश रिस्पॉन्सिव डैश एसएम मीडियम एक्सेल या डबल एक्सेल जो भी हमारी स्क्रीन साइज है उसके अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट कर देंगे। तो यहाँ तक जो था हमारा टॉपिक था सारा टेबल का, जिसमें हमने प्रॉपर टेबल के बारे में देखा और उसकी इंप्लीमेंटेशन देखी, फिर बूटस्ट्रैप की कुछ क्लासेस देखी जो बिल्ट इन हमें क्लासेस मिलते हैं कि उसको हम इंप्लीमेंट किस तरह कर सकते हैं, उन सारी चीजों के बारे में देखा। और अभी भी अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन आती है कि आपको होता है कि ये चीज इशू कर रही है या इसमें कोई मसला है जो कि प्रॉपरली आपको समझ नहीं आया, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्यूरीज को लिख सकते हैं। हम उसके कमेंट बॉक्स में ही चाहे आंसर हो सकता है दे दें, या फिर आपके लिए कोई सेपरेट वीडियो बना दी जाए जिसमें हम पूरी चीज़ों को और डिटेल से क्लियर कर दें, जो चीज़ें आपकी क्यूरी हैं उनको, ताकि आपके लिए जो चीज़ें हैं सीखना ज़्यादा से ज़्यादा आसान हो। तो अभी तक हमने जो टेबल किया है इसको यहीं पे वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट करेंगे उसमें बटन्स के बारे में पढ़ेंगे, बूटस्ट्रैप बटन वगैरह क्या होते हैं उनको देखेंगे, और उसके फर्दर ऑन इसी तरीके से जिस तरह टेबल का टैग हमने पहले टेबल टैग को समझा, फिर हमने बूटस्ट्रैप के साथ उसकी जो इंटीग्रेशन देखी, इसी तरीके से पहले हम बटन टैग को देखेंगे सिंपल के बटन टैग होता क्या और उसका पर्पस क्या है, उसका सिंटैक्स क्या है, उसके एक्शंस किस तरह बनते हैं, बेसिक एक्शन। जो फर्दर और मोर एक्शंस होंगे वो हम कहाँ देखेंगे, जावास्क्रिप्ट वाले मॉड्यूल में। तो उसके बाद फिर हम देखेंगे कि हमें कस्टम सीएसएस करनी पड़ी, फिर उस कस्टम सीएसएस के अलावा बूटस्ट्रैप हमें किस तरीके से सीएसएस प्रोवाइड करता है बटन्स के लिए, उन सारों के बारे में देखेंगे और फर्दर ऑन आगे अपने लेक्चर्स को कंटिन्यू करेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।